अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा बेंच जजेस का कौन सा बना है, एंड अगर आपके दिमाग में केशवानंद भारती आ रहा है, देन यू आर रॉन्ग। एक्चुअली में यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1964 का 28 जजेस का बेंच। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आज हम देखेंगे। बट क्वेश्चन है कि हम ये स्टोरी क्यों देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है अर्नब गोस्वामी की, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी उसको लेके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है एंड जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों की कंटेम्प्ट पावर्स के बीच में जो फाइट स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है स्टोरी। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था 56 ईयर्स अगो 1964 में। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो इसके रिगार्डिंग लॉज हैं वो हमने अलग वीडियो में देख लिए हैं ऑलरेडी। बट हाँ, मोटी मोटी अगर आपको दोबारा रिवाइज करवाऊँ तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कुछ भी पब्लिश करने की फ्रीडम है। उनकी पब्लिकेशन और उनकी बोली हुई बातों को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनके रिगार्डिंग उस पर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। उनको बिल्कुल फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और उनकी इन फ्रीडम्स को और उनकी कोई ऑनर को होगी हानि पहुंचाता है तो उनके पास ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंडर कंटेम्प्ट की पावर भी है, वो कंटेम्प्ट शुरू कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दो तीन केसेस देख लेते हैं फटाफट। एक जैसे पीवी नरसिम्हा राव का केस था 1998 का। उसमें क्या हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इस बात को कंसीडर करने के लिए। एक्चुअली में एलिगेशन थी, मतलब प्रूफ भी कर दिया गया था कि पार्लियामेंटेरियंस ने पैसे लेके, ब्राइब लेके वोटिंग की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ब्राइब ले ली कोई बात नहीं, वो पार्लियामेंट में कुछ भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते, उनको मर्जी है कुछ भी करें। इसी तरीके से उनकी फ्रीडम इतनी ज़्यादा है कि एक केस था सर्च लाइट केस, MSN शर्मा वर्सेस सैनी का केस है 1965 का। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के सामने जो प्रिविलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिविलेज रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। बट हाँ, हमारे पास दो केस हैं, एक है GK रेड्डी वर्सेस नफसूर हसन का, और एक जो जिस केस की हम बात करेंगे आज। उन दोनों में ये बोला गया था। बट हाँ, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो राइट टू लाइफ के हैं, जो लिबर्टी के आर्टिकल्स हैं, उनको वॉयलेट नहीं कर सकते आप। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक सी स्वामी सुब्रमण्यम केस है, सी सुब्रमण्यम 1966 का केस है। इस केस में भी इस केस में नोटिस किया गया, इशू किया गया था असेंबली द्वारा सुब्रमण्यम को कि कुछ प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। तो कोर्ट्स ने उसमें इंटरफेयर करने को मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि नोटिस इशू हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपका कोई राइट वायलेट नहीं हुआ, तो हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए जो असेंबलीज और जो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है और उनकी इंडिपेंडेंस को आज तक रिकोगनाइज करती आई है। बट जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट की वैल्यू की बात थी कि हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस कितनी है। तो वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि केशव सिंह नाम का इंसान था, सोशलिस्ट पार्टी का। तो उसने उस टाइम के जो यूपी के किसी MLA के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। तो MLA ने कह कवा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी यूपी की, उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो उसको बुलाया गया केशव सिंह को, केशव सिंह नहीं आया तो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके ऑर्डर पास कर दिया कि इसको 7 दिन की जेल में भेज दो। वो जेल में था तो 6वें दिन उसने पिटीशन लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज बेंच ने सुनी थी पिटीशन। तो जस्टिस बेग और जस्टिस सहगल ने उसको बेल दे दी थी और स्टे लगा दी थी असेंबली के ऑर्डर पे। तो असेंबली को इस बात पे गुस्सा आ गया कि हाउ कैन हाई कोर्ट इंटरफेयर इन अवर प्रोसीडिंग, हम कुछ भी करें, हम कोई भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाएं, वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके दोनों जस्टिस को, कोर्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था, केशव सिंह को तो था ही था, उसको भी, और उसके एडवोकेट सोलोमन को, इन सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर इशू कर दिया। यहाँ पे ट्विस्ट एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बोला जाता है कि जो जस्टिस बेग थे वो गन लेके बैठ गए थे, क्योंकि जब असेंबली ने बोला था, अपने मार्शल को ऑर्डर कर दिया था कि जाके अरेस्ट कर लाओ जजेस को, तो जस्टिस बेग ने गन लेके बैठे थे लोड करके कि अगर वो आए, हमारी इंडिपेंडेंस को खतरा हुआ, तो कोर्ट के ऑनर को बचाने के लिए वो गन लेके बैठे थे, शूट करने को रेडी थे वो, कि मैं अरेस्ट नहीं होने दूंगा, अपने आप को शूट कर दूंगा जो भी आएगा अरेस्ट करने। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। वो बाद में प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेज दी थी सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने समझा इस बात को, असेंबली ने अपनी रेजोल्यूशन को मॉडिफाई किया और बोला ठीक है, अरेस्ट नहीं करना आपको जजेस को। बट ये बात मानने से पहले बात आती है बेंच की, जो मैं बेंच की बात कर रहा हूँ, वो बेंच कब बना। तो
तो जब ये ऑर्डर पास हुआ कि अरेस्ट कर लाओ उनको, तो ये इसको इससे बचने के लिए जो जस्टिस बेग थे और जो जस्टिस सहगल थे, इन्होंने पिटीशन लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस टाइम के जज चीफ जस्टिस जो देसाई थे वो बाहर थे, तो जो सेकंड इन कमांड थे उन्होंने सुनने के लिए पिटीशन थोड़ा सा वो झिझक रहे थे, क्योंकि जो भी उस पिटीशन को सुनता अब उसके अगेंस्ट भी असेंबली रेजोल्यूशन पास कर देती, उसको भी अरेस्ट कर लेती। तो फिर जो उन जजेस के जो एडवोकेट थे जगदीश स्वरूप, उन्होंने सजेशन दी कि ऐसा करते हैं, ऐसा करो सब जजेस की बेंच बना दो। तो उस टाइम के 28 जजेस जस्टिस सहगल और बेग को छोड़ के बाकी सारे जजेस इकट्ठे बेंच में बैठे थे। इन 28 जज की बेंच ने डिसाइड किया था पिटीशन में, और उन्होंने बोला था कि ये अरेस्ट का ऑर्डर जो पास किया जजेस के अगेंस्ट वो गलत है। फिर सोलोमन ने भी पिटीशन लगाई, सोलोमन की पिटीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब केशव सिंह ने भी रिलीफ मांगा तो केशव सिंह को ये रिलीफ नहीं दिया गया। तो अल्टीमेटली असेंबली ने इस बात को समझा, इस क्राइसिस को समझा, और उन्होंने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करके बोल दिया कि ठीक है अरेस्ट नहीं करना। जजेस को बोला कि आप रिक्वेस्ट किया कि आप आओ और अपनी पोजीशन क्लियर करो असेंबली के सामने कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास जब प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजी तो उस रेफरेंस का आंसर देते हुए कोर्ट ने बोला कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो पार्लियामेंट है उनके पास फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो अपनी अनटिल अनलेस आप कोई इलीगल काम करें, वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे, कोई राइट टू लाइफ को कोई आपको गलती से अरेस्ट कर ले, तब कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर कर सकती है, वरना जनरली कोर्ट्स को उसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो ये स्टोरी है जो आज तक के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के सबसे बड़े बेंच की स्टोरी है। 28 जजेस का बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, 1964 का इसकी जजमेंट आई थी। तो इसके बारे में आज हमने बात की। क्यों अब इसमें इशू आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव असेंबली ने महाराष्ट्र की अर्नब गोस्वामी, एक रिपब्लिक टीवी का न्यूज़ चैनल है उसका एंकर है, उसको नोटिस इशू किया कंटेम्प्ट का, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के सीएम के अगेंस्ट काफ़ी कुछ गलत बोला था। तो सीएम उसको कॉग्निजेंस लेते हुए स्पीकर ने रेजोल्यूशन पास कर दी और नोटिस इशू कर दिया गोस्वामी को। तो गोस्वामी चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फिर असेंबली गुस्सा हो गई, असेंबली ने बोला ऐसे कैसे कर दिया। तो असेंबली ने लेटर भेजा गोस्वामी को कि आपने हमारे जो आपको नोटिस भेजा था आपने वो आप कोर्ट के पास कैसे ले गए। तो कोर्ट को जब ये गोस्वामी ने बात जाके बताई, जो गोस्वामी के लॉयर्स ने, तो कोर्ट ने बोला हाउ डेयर लेजिस्लेटिव असेंबली रोके आपको हमारे पास आने के लिए, आपके पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर हमारे पास आ सकते हो। अगर असेंबली आपको रोक रही है हमारे पास आने से तो असेंबली हमारे काम के अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ पे अब इशू राइज होता है कि दोनों में से सुप्रीमेसी किसकी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की या सुप्रीम कोर्ट की, कि दोनों एक दूसरे के काम में कितना इंटरफेयर कर सकती हैं, दोनों की कंटेम्प्ट पावर्स कितनी है। क्या यहाँ पे असेंबली ने अपनी कंटेम्प्ट पावर सही से यूज़ किया है, क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर यूज़ कर सकती है असेंबली के अगेंस्ट, और इन दोनों की कंटेम्प्ट पावर्स के रिगार्डिंग दोनों कब इंटरफेयर कर सकते हैं दूसरे की पावर में। अभी तक सिर्फ नोटिस इशू हुए हैं, अभी तक असेंबली ने भी सिर्फ नोटिस भेजा है गोस्वामी को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू किया कंटेम्प्ट का। बट अगर इसमें प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है और कुछ आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है और कोई अरेस्ट वारंट वगैरह इशू होता है, तो ये काफ़ी बड़ा दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अराइज होएगा इंडिया में। तो इसलिए पुराने कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस को हमें देखना समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन गया था, तो इसलिए हमने आज इसके बारे में बात की। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइन यू ऑफ।